हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज था एक 4 फरवरी और है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे हमारा डेली रूटीन है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे वीडियो में, एक मैप का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज आपको मैप में क्या देखना है, मैप में आपको देखना है हिमाचल प्रदेश को, जो कि एक नॉर्दर्न स्टेट है, उसको आपको देखना है मैप में। और उसके बारे में फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के बाद। आज कम ही आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जो है वो 4-5 आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो सबसे पहला आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर दिया गया है, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम एक पॉलिटी का चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अभी सेंटर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और उसने कहा है कि जो 5 कॉलेजियम पिक्ड जजेस को, मतलब जो कॉलेजियम सिस्टम से 5 जजेस को पिक किया गया है, उन्हें सून क्या करने चाहिए, पोस्ट कर देने चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द क्या कर देना चाहिए, उन्हें पोस्ट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया है जब एससी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिले देखने को मिला है, जो अपॉइंटमेंट होना था बेंच का वो नहीं हो पाया। कोर्ट ने क्या करा है, सेंटर को 10 दिन के दिए हैं कि वो अपनी पेंडिंग को क्लियर करे, कि वो ट्रांसफ़र करे रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड अपॉइंटमेंट। मतलब जो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होता है उस चीज़ को लेकर जजेस को ट्रांसफ़र करे एंड अपॉइंटमेंट करे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को। अब पूरा मुद्दा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के अंदर एक सबमिशन लिया, रिकॉर्डेड सबमिशन अटॉर्नी जनरल के द्वारा, जो आर के वेंकटेश्वर जो वेंकटेरमन हैं, जो वारंट ऑफ एन अपॉइंटमेंट कहते हैं कि 5 जजेस का वारंट हो, जो टॉप कोर्ट के लिए हो, टू द टॉप कोर्ट विल लाइकली टू बी इशूड बाय 5 फरवरी तक वो हो जाने चाहिए। It is happening the 5 warrant of an appointment are being issued. It goes to the president by evening, Mr. Venkatamani said. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम है रिकमेंडेड जस्टिस पंकज मिथाली। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो रिकमेंडेशन आया वो आया किसको अपॉइंट करना चाहिए सेंटर के लिए, जस्टिस पंकज मिथाली, संजय कौरमल, पीवी संजय कुमार और अशनुद्दीन अमीनुल्लाह एंड मनोज मिश्रा फॉर द अपॉइंटमेंट टू द कोर्ट टॉप कोर्ट ऑन दिसंबर 13, 2022 में ही क्या देखने को मिला था, रिकमेंडेशन देखने को मिला था। अब हमने इशू तो जान लिया, अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है, कोलिजियम सिस्टम तो हमने कितनी बार पढ़ लिया। बेसिकली कोलिजियम सिस्टम होता क्या है एक बार वो देख लें। तो कोलिजियम सिस्टम होता है जो भी जजेस अपॉइंटमेंट होता है उनका, जजेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो कोलिजियम सिस्टम के अंदर होता है। उसमें 5 लोग होते हैं और 5 लोग में एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। उसमें क्या होता है, वो कोलिजियम सिस्टम होता है। और अभी कुछ दिनों से इस पर क्या चल रहा है, सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में विवाद सा भी चल रहा है। सेंटर चाहती है कि एनजेएसी को पूरी तरीके से लागू किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट किस पे काम कर रहा है, कोलिजियम सिस्टम पे काम कर रहा है। अब हमने कोलिजियम सिस्टम देख लिया। अब एक और चीज़ इस आर्टिकल में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल को लेकर एक पॉलिटी में आपको सेपरेट चैप्टर देखने को मिल जाएगा। उस चैप्टर को हम आज कवर कर लेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो चलिए अटॉर्नी जनरल के बारे में जान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल इंडिया का जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है, चीफ एडवोकेट होता है कोर्ट के अंदर। ये अपॉइंट हो किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एट द इंस्टेंट ऑफ द यूनियन कैबिनेट अंडर आर्टिकल 76(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑफिस को होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा जब तक ये ऑफिस को होल्ड करेगा। इस जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके अंदर वो क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो। और वो जज होना चाहिए किसका, हाई कोर्ट का 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल के लिए। और एक एमिनेंट जुडिडिक्शन होना चाहिए उसके अंदर, जो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आए। आर वेंकटरमानी जो है इनकम्बिडेंट हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने सक्सीड किया है, इनसे पहले कौन थे, 16 अटॉर्नी जनरल थे। 1 अक्टूबर 2022 में इन्होंने क्या लिए, पोस्ट ली है। इनके प्रेडिसर कौन थे, के वेणुगोपाल इनके प्रेडिसर थे। अब अटॉर्नी जनरल की पावर, ड्यूटीज़ और फंक्शन क्या है, तो अटॉर्नी जनरल एक नेसेसरी है, इसकी क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है लीगल मैटर्स पर, और ये परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटीज़ लीगल ड्यूटीज़ पर असाइन जो इसको की जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अटॉर्नी जनरल के पास राइट ऑफ ऑडियंस होता है सारे के सारे कोर्ट में, मतलब किसी भी कोर्ट में वो पेश कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एज वेल एज उसके पास राइट टू पार्टिसिपेट हो सकता है, किसी भी प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट की। लेकिन वो पार्लियामेंट के किसी भी डिस्कशन में डिस्कस तो कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे के सारे केसेस लड़ता है, जैसे शूट्स
अपील्स और अदर प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। मतलब जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत पड़ती है अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में, वो उस हिसाब से क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करता है। अब ये आर्टिकल में हमने देख लिया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैप के क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये एक माउंटेन प्रोविंस है, इसे स्नो लेडन माउंटेन प्रोविंस बोलते हैं। ये एक स्टेट है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, जो सिचुएटेड है वेस्टर्न हिमालयाज में। वन ऑफ द 13 माउंटेन स्टेट में से ये एक है। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सट्रीम लैंडस्केप होता है यहाँ पर, जिसमें सेवरल पीक्स और एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम यहाँ देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है जो इंडिया का, और ये बॉर्डर शेयर करता है विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख टू द नॉर्थ एंड द स्टेट ऑफ द पंजाब टू द वेस्ट एंड हरियाणा टू द साउथ वेस्ट। उत्तराखंड इसके साउथ ईस्ट में है एंड वेरी नैरो बॉर्डर इसका उत्तर प्रदेश से लगता है साउथ के अंदर। स्टेट शेयर करता है बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर टू द ईस्ट विद द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन इन द चाइना। हिमाचल प्रदेश को हम देवभूमि भी बोलते हैं, जिसका मतलब है लैंड ऑफ गॉड्स, एंड वीर भूमि बोलते हैं, जिसका मतलब है लैंड ऑफ ब्रेव। अब इसकी हिस्ट्री क्या है हिमाचल प्रदेश की, तो हिस्ट्री की बात करें रीजन की, तो ट्राइब्स सच एज कोली, हाली, दागी, दोगरी, दासा, खासा, कनाउर एंड किरुतु जो इसमें रीजन में रहते थे प्री हिस्टोरिक एरा में। फुट हिल्स ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच फ्लोरिश बिटवीन द 2250 से 1750 के बीच में वो यहाँ पर आए थे। अब इसके अंदर फ्लोरा एंड फौना कौन से रहते हैं, मतलब इसके अंदर एनिमल्स और फ्लावर कौन कौन से रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश वन ऑफ द स्टेट्स में से एक है जिसमें इंडियन हिमालयन रीजन लाई करता है। वन ऑफ द रिचेस्ट रिजर्वायर्स हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पूरे वर्ल्ड में। 2002 की बात करें तो IHR एक रिपोर्ट आई थी, अंडरगोइंग लार्ज स्केल इरेशनल एक्सट्रैक्शन हो रहा है वाइल्ड का मेडिसिनल हब्स, थस इंडेंजरिंग मैनी ऑफ इट्स हाई वैल्यू जेन स्टॉक यहाँ पर देखने को मिला है। टू एड्रेस दिस ए वर्कशॉप्स ऑन एंडेंजर मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज हिमाचल प्रदेश रखी गई थी। 2002 के अंदर एक वर्कशॉप भी रखी गई थी इसके फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए। अकॉर्डिंग टू 2003 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो लीगली डिफाइंड फॉरेस्ट एरिया है वो 66.52% है, मतलब आधे से भी ज़्यादा है एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश में। वेजिटेशन स्टेट का जो है डिडिकेटेड होता है एलिवेशन और प्रेसिपिटेशन के द्वारा, मतलब यहाँ पर बारिश ठीक ठाक होती है। एग्रीकल्चर यहाँ पर जो है 9.4% है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। मेन सोर्स जो इनकम है एम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल प्रदेश जो एग्रीकल्चर है। अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में डिपेंड्स है डायरेक्टली अपॉन द एग्रीकल्चर, जो प्रोवाइड करती है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 62% ऑफ टोटल वर्कर्स ऑफ द स्टेट। मेन सीरियल्स ग्रोन इंक्लूड वीट यहाँ पर होता है, मेज यहाँ पर होता है, राइस, बर्ले और मेजर क्रॉपिंग सिस्टम जैसे मेज वीट यहाँ पर एक साथ हो सकता है, राइस वीट और मेज पोटैटो वीट एक साथ हो सकते हैं। अब यहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास प्री कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री कोई भी नहीं है। स्टेट इट्सेल्फ इसकी जो हिस्ट्री शुरू हुई है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र के बाद हुई है। ये इट कम इन टू इन बीइंग एन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी, ये जब सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेशन में आई 15 अप्रैल 1948 में, फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ इन 30 ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स, जो उस टाइम पे 30 ईस्ट वाइल स्टेट थे उनके अंदर ये आता था। फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आया कब, 15 अप्रैल 1948 में। हिमाचल प्रदेश गवर्न होता है थ्रू द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक फीचर है दो स्टेट शेयर करता है अदर इंडियन स्टेट से। यूनिवर्सल सफरेज इज़ ग्रांटेड टू रेजिडेंस, तो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सफरेज ग्रांटेड है रेजिडेंस को फॉर द वोट। अब हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो दिया गया है बेसिकली 4th पेज पर। यह आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में क्या हुआ है, तो वहाँ पर घरों में क्या देखने को मिले, क्रैक्स देखने को मिले। तो 19 फैमिलीज़ ने वहाँ से शिफ्ट किया है आफ्टर हाउसेज इन जम्मू एंड कश्मीर विलेज, जहाँ पर क्रैक्स देखने को मिले। और ऐसा ही अभी पिछले महीने भी देखने को मिला था। वो कहाँ पर देखने को मिला था, वो देखने को मिला था उत्तराखंड जोशीमठ में। तो सिचुएटेड ऑन द स्लोप्स, जो घर स्लोप्स पर बने हुए हैं चिनाब रिवर के पास, दोदा डिस्ट्रिक्ट नई बस्ती में, जहाँ पर अर्थ ने स्टार्ट कर दिया स्लीपिंग 4 days एगो। हाउसेज अराउंड 50 स्ट्रक्चर 21 स्ट्रक्चर डेवलप लार्ज क्रैक्स, मतलब कहाँ देखने को मिला है, जो हाउसेज हैं
50 स्ट्रक्चर के अराउंड और 21 स्ट्रक्चर के अराउंड उनमें क्या देखने को मिला, लार्ज क्रैक्स देखने को मिला है। और कब ये सब कहाँ देखने को मिला है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट नई बस्ती में देखने को मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में, चिनाब रिवर के पास। अभी हमने ये आर्टिकल भी देख लिया। और ये आर्टिकल आप किससे रिलेट कर सकते हैं, जो जोशीमठ में देखने को मिला था ऐसी इंसिडेंट, वहाँ पे बहुत सारे क्या देखने को मिले थे, घरों में क्रैक्स देखने को मिले थे, उससे आर्टिकल आप रिलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली इस पिक्चर से हमें बताएगा। वो पिक्चर बताती है कि अभी क्या देखने को मिल रहा है, फेस्टिवल देखने को मिल रहा है किस चीज़ को लेकर, जो G20 की मीटिंग्स हो रही हैं उनको लेकर फेस्टिवल्स देखने को मिल रहा है, डांसिंग देखने को मिल रही है। तो इस आर्टिकल में हमें मेन चीज़ क्या पढ़नी है, ये सब कहाँ देखने को मिल रहा है, जोधपुर के अंदर देखने को मिल रहा है, राजस्थान के अंदर। तो इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, G20 के बारे में। बेसिकली जो इस साल प्रेसिडेंसी है G20 के, वो इंडिया के पास आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए G20 के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। G20 की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ 20 इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, जिसके अंदर 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है। ये काम करता है मेजर इश्यूज़ पर रिलेटिंग टू ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही काम करता है। तो इसके फंक्शन होंगे, G20 कंपोज करता है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ को, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग नेशन आते हैं। यह अकाउंट करता है 80% ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट का और 75% इंटरनेशनल ट्रेड का, 2/3 ऑफ इन ग्लोबल पॉपुलेशन का एंड 60% वर्ल्ड्स लैंड एरिया का। G20 को फाउंड किया गया था 1999 में इन रिस्पॉन्स टू द सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, उस टाइम पे देखने को मिले थे। 2008 में इसको कन्वीन किया गया है कि इसकी मीटिंग एक साल में एक बार होगी। इसकी समिट्स में ईच मेंबर हेड ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, अदर हाई रैंकिंग ऑफिसर आते हैं। यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन कमीशन के द्वारा और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा। अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट होती हैं इसकी समिट में और परमानेंट बेसिस पर भी कुछ अपॉइंट होती हैं। इसकी 2009 की समिट की बात करें तो G20 ने डिक्लेयर किया अपने आप को प्राइमरी वेन्यू फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन में। ग्रुप स्टेचुअर हैज़ राइडिंग ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट डिकेट्स, इसका क्या देखने को मिला, इन्फ्लुएंस देखने को मिला अगर पिछले डिकेट से बात करें तो। और इसने रिकॉग्नाइज़ किया है अपने आप को एनालिस्ट एज एक्सरसाइजिंग कंसिडरेबल ग्लोबल इन्फ्लुएंस। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है किस चीज़ को लेकर, वो है लिमिटेड मेंबरशिप्स को लेकर, लेक ऑफ इन्फॉर्मेंस पावर को लेकर और एलिज्ड अंडरमाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर। समिट्स में हमेशा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, पार्टिकुलरली बाय द एंटी ग्लोबलाइजेशन ग्रुप्स के द्वारा। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसके फाउंडिंग है G20 एक लेटेस्ट सीरीज़ ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकंड के बाद इनिशिएटिव लाया गया था, जिसका एम था कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बनाया जाए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर, जिसके अंदर इंक्लूड थे इंस्टीट्यूशन जैसे ब्रेटन वुड्स ट्विंस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक और व्हाट इज़ नाउ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर था, जिसे अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। G20 को कॉलेग समिट के द्वारा बनाया गया था G7 इन जून 1999 में। फॉर्मली इसको एस्टेब्लिश किया गया G7 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग में 26 सितंबर 1999 में विद एन एगुरल्स मीटिंग ऑन 16 दिसंबर 1919 में इन बर्लिन में। अब हमने G20 के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो बेसिकली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है, और आज एक ही एडिटोरियल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या देखने को मिला है, म्यांमार में बहुत दिन से क्या चल रहा है, मिलिट्री कूप वहाँ पर चल रहा है और वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है किस चीज़ को लेकर, कि जो म्यांमार के कूप है, मतलब जो म्यांमार की मिलिट्री है वहाँ पर उनका शासन देखने को मिल रहा है। तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट को छोड़ा जाए। जो 2022 के जनरल इलेक्शन में थी सू की पार्टी को पूरी तरीके से वहाँ से डिसमिस कर दिया गया था, उन्हें फ्रॉड के अंदर फंसा दिया गया था वहाँ की मिलिट्री के द्वारा। काफ़ी बुरी हालत वहाँ पर देखने को मिली है म्यांमार के अंदर। तो ये कहा गया है लोगों के द्वारा कि अब उन्हें क्या करेगा है, छोड़ा जाए। लेकिन कुछ दिन पहले ही जो यहाँ की मिलिट्री थी उसने क्या कर दिया था, 7 साल का इम्प्रीमेंट 7 साल का प्रिजमेंट दे दिया था किसको, सू की को, जो वहाँ की पार्टी की हेड थी। अब हमने इशू तो जान लिया, अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ देखनी है, वो है इंडिया म्यांमार के रिलेशन। तो चलिए इसे जान लेते हैं क्योंकि हमारे मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडियन और म्यांमार की रिलेशन देखें तो इन्हें हम इंडियन बर्मनीज रिलेशन भी बोलते हैं या इंडियन म्यांमार रिलेशन। ये बायलैटरल रिलेशन है दोनों रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार के बीच में। रिलेशंस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं दोनों नेबरिंग एशियन कंट्रीज़ पर। पॉलिटिकल रिलेशन जो है इनके वो इम्प्रूव हुए थे सिंस 1993 से। ओवरकमिंग टेंशन यहाँ देखने को मिली, ड्रग ट्रैफिकिंग की टेंशन देखने को मिली, सेपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ मिलिट्री जनता जो हो गया था म्यांमार के अंदर। पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज रेगुलरली बायलैटरल बेसिस पर मिलते रहे हैं विद इन द एशियन +6 कम्युनिटी में। इकोनॉमिक रिलेशन
अगर बात करें इंडिया और म्यांमार के, तो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है और कंट्रीज़ की फिफ्थ लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर। 1600 किलोमीटर म्यांमार इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो सेपरेट करता है इंडियन स्टेट को मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जो इसके नॉर्थ ईस्ट है इंडिया के, फ्रॉम काचिन स्टेट, सेंगिंग रीजन एंड चीन स्टेट इन म्यांमार बर्मा। इन एडिशन टू लॉन्ग लैंड बॉर्डर की बात करें तो म्यांमार ऑल्सो शेयर करता है मैरीटाइम बॉर्डर इंडिया के साथ अंडमान आइलैंड के में। हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया एंड म्यांमार जो बर्मनीज रिलेशन है वो एंटीक्यूटी एंड कल्चर एक्सचेंज इनके बीच में देखने को मिला, जैसे बुद्धिज़्म का, बर्मनीज स्क्रिप्ट का जो बेस्ड है इंडियन ग्रांथा स्क्रिप्ट पर, पार्टिकुलरली त्रिबंधन बुद्धिज़्म जो ट्रेमरसली जिसने इन्फ्लुएंस किया है किस चीज़ को, बर्मनीज को, उनके सोसाइटीज़ को, बर्मनीज सोसाइटी को, उनके कल्चर ऑफ मिलीनियम को। अराउंड 90% जो बर्मनीज पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू करती है, फॉलो करती है रिलीजन्स को। म्यांमार की बात करें तो फॉर्मली जो बर्मा वो प्रोविंस बनाया गया ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ब्रिटिश रूलर एंड अगेन जिसको सेपरेट किया गया 1937 में। ये जापानीज़ ऑक्यूपाइड बर्मा था और इंडियन नेशनलिस्ट सुभाष चंद्र बोस ने एक डिलीवर्ड की यहाँ पर स्पीच, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू ए फ्रीडम। ये स्लोगन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइट किया है बर्मा के रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। मतलब इंडियन का क्या देखने को मिला है वहाँ पर, मूवमेंट देखने को मिले काफ़ी सारे म्यांमार की फ्रीडम में। इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं अब म्यांमार के साथ इंडिया के, तो इंडियाज़ का म्यांमार क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडेड पार्टनर है थाईलैंड, चाइना और सिंगापुर के बाद, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है थाईलैंड जो एब्जॉर्व करता है 25% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट। इंडिया एक सेवन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है बर्मा इंपोर्ट्स का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और म्यांमार एक सेट करते हैं टारगेट ऑफ अचीविंग $1 बिलियन एंड बायलैटरल ट्रेड जो 2017 तक पहुंच चुका था। इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स क्या चला है दोनों ने, तो फरवरी 13 2001 में इंडिया और म्यांमार ने इनोग्रेट किया 250 किलोमीटर तामू केलेवा केलेम्यू हाईवे, जो इसे हम इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप्स रोड भी बोलते हैं, जो मेनली बिल्ड किया गया है इंडियन आर्मीज़ के द्वारा बॉर्डर रोड्स पर, इंडियन आर्मीज़ बॉर्डर रोड्स पर, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम था कि मेजर स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट यहाँ से हो सके, रूट बन सके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट किया जा सके और साउथ एशिया से होल से इंडिया का कनेक्ट हो सके साउथ ईस्ट एशिया से। इंडियन म्यांमार थाईलैंड फ्रेंडशिप हाईवे भी है एक, जो इंडियन म्यांमार क्या है फ्रेंडशिप हाईवे है जो 4 लेन का हाईवे है, 3200 किलोमीटर का ट्रायंगुलर हाईवे है जो इंडिया को कनेक्ट करता है म्यांमार और थाईलैंड से। रूट जो है इसका एक्सपेक्ट किया गया है कि कंप्लीट हो जाएगा ड्यूरिंग 2016 तक। फिर ये शुरू हो गया इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इनटू म्यांमार, जो 1600 किलोमीटर का रोड्स देखने को मिलेगा और इसको इम्प्रूव भी किया जा रहा है। अब हमने इंडिया एंड म्यांमार के रिलेशन भी देख लिए, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि सैटरडे में कम ही आर्टिकल आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।